ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बीजेपी के योद्धा। हम लगातार इस कार्यक्रम में आपको लगातार बता रहे हैं कि वास्तव में जो बीजेपी ने अपने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं उनमें किन की क्या स्थिति रह सकती है, उन्हें किन किन समस्याओं यानी कि किन किन मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है और क्या है उनके राजनीतिक समीकरण उनके लोकसभा क्षेत्र में। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। अब जो अगली सीट है वो रायपुर की है। रायपुर सीट में 2019 में क्या स्थिति थी, सबसे पहले हम आपको पाई चार्ट के माध्यम से वो बताने वाले हैं। तो ये है चार्ट। इस चार्ट के माध्यम से साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को 60.01% वोट मिले हैं और यहां पर अगर जो बात करें कांग्रेस को तो 35.07% वोट मिले हैं और साथ ही साथ अगर बसपा को देखा जाए तो 0.76% वोट मिले हैं। प्रत्याशियों की बात की जाए जो कोने में लिखा है, थोड़ा सा नजर डाल लीजिएगा। कोने में जो पाई चार्ट के बाद ये जो नाम आ रहे हैं, सुनील कुमार सोनी, ये बीजेपी से प्रत्याशी थे, उनको विजय मिली। कांग्रेस के प्रमोद दुबे यहां प्रत्याशी थे और बसपा से अखिलेश कुमार साहू प्रत्याशी थे। तो ये प्रत्याशियों के नाम हैं जो हमने आपको दिखाए। 2019 की स्थिति थी कि इसको कितने प्रतिशत वोट मिले, तीसरे नंबर पर बसपा थी। अब हम दिखा रहे हैं कि इस लोकसभा सीट पर कॉलम चार्ट के द्वारा कि किसको कितनी मत प्रतिशत का लाभ हुआ था और कौन 2014 से उनको कम वोट मिले थे। यानी कि आप यहां देख सकते हैं रायपुर की ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, बीजेपी को 7.65% यहां पर बढ़ोतरी हुई थी और यहीं कांग्रेस को 3.57% यहां पर इसको मत प्रतिशत ये वोट जो है वो कम मिले थे। बसपा 0.29% इसको वोट कम मिले थे। यहां बीजेपी के वोटों में 7.65% की वृद्धि दर्शाई जा रही है। बाकी कांग्रेस और बसपा यहां पर घाटे में है 2014 से। यह हमने आपको बताया। अब आगे हम अपने संवाददाता के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि हर लोकसभा सीट की अपनी अपनी एक समीकरण होते हैं, अपने अपने मुद्दे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कभी कभी वेव भी आती है, लहर आती है और इस बार कौन सी लहर होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है जो प्रत्याशी यहां पर चुने गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल यहां पर प्रत्याशी हैं बीजेपी से और इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने कभी चुनाव हारा ही नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल का यह ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये कभी भी चुनाव हारे ही नहीं हैं। ये इनके सियासी सफर भौगोलिक समीकरण के हिसाब से बृजमोहन को यह जिम्मा दिया गया है। साल 1990 में यह सियासी सफर हम आपको दिखा रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल का 1990, 98 और 2003 में ये जीते थे। 2008, 2013, 2018 और 2023 में भी ये विजयी रहे। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अग्रवाल ने 1977 में छात्र राजनीति से राजनीति में प्रवेश किया। 1980 से 1985 के बीच युवा मंडल के अध्यक्ष रहे। 1981 से 1982 का आपने ये देखा भौगोलिक समीकरण के हिसाब से बृजमोहन को इस बार टिकट मिला है। तो ये रायपुर की स्थिति है कि रायपुर की क्या स्थिति थी ये मैंने आपको बताया। एक बार फिर हम पाई चार्ट के माध्यम से वोटों की ओर ले चलेंगे। वोट प्रतिशत इसको कितने मिले थे? बीजेपी को 60.01 और अगर जो बात करें कांग्रेस को तो 35.07% और यहीं बसपा को 0.76%
वोट मिले थे। एक बार अगर जो प्रत्याशियों के बारे में भी नजर डालें तो सुनील कुमार सोनी यहां पर विजयी हुए थे बीजेपी से और इनको 60.01% वोट मिले थे। वहीं प्रमोद दुबे को जो है दूसरा स्थान मिला था, कांग्रेस से थे, कांग्रेस ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं बसपा से अखिलेश कुमार साहू को टिकट मिला था और ये जो हैं स्थितियां थीं। अब आपको एक बार फिर हम दिखाएंगे कॉलम चार्ट के द्वारा कि ये चार्ट ये बताएगा कि 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत जो है वो मतों में कमी या वृद्धि दर्ज की गई। तो बीजेपी को 7.66% की वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं कांग्रेस 3.67% की कमी दर्ज की गई है, वहीं बसपा को 0.29% की कमी दर्ज की गई है। दोनों पार्टियों को यहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कमी हुई है इनके मत प्रतिशत में, जबकि बीजेपी की 7.65% की बढ़ोतरी हुई है। ये चीजें हम देख रहे हैं। अब ये जानेंगे कि आखिर इस समय ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को 7.66% का यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई और वृद्धि दर्ज की गई इनके मतों में, और कांग्रेस और बसपा यहाँ पर क्या स्थिति उसकी रही कि इनके मत प्रतिशत में कमी आ गई। तो ये दोनों स्थितियां हैं कि कांग्रेस और बसपा की जो स्थितियां हैं, ये क्या स्थिति थी कि कांग्रेस के मत प्रतिशत में कमी आ गई और क्या स्थिति थी कि बसपा के मत प्रतिशत में कमी आई, और वह कौन सी स्थितियां हैं जिससे कि बीजेपी को करीब 7% यानी कि करीब से कह सकते हैं 8% मतों का इसमें इजाफा हुआ, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहां से जो ये रायपुर की बात है, तो रायपुर जो लोकसभा सीट है इसमें जो ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, जिनको टिकट बीजेपी ने दिया है और यानी कि बीजेपी के योद्धा हैं, ये कभी हारे नहीं हैं। अब इनके क्या हैं वहां के सियासी समीकरण, इनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन सी चुनौतियां इनके सामने आ सकती हैं, इस पर हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जुड़ गए हैं और इसकी जानकारी हम उन्हीं से लेंगे कि ब्रजमोहन अग्रवाल का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि आज तक उन्होंने कभी जो है चुनाव हारा नहीं, वो चुनाव नहीं हारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है रायपुर से उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, ऐसे में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं रायपुर से। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीट अगर लोकसभा की कोई मानी जा सकती है तो निसंदेह उसको आप रायपुर लोकसभा सीट मान सकते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो ये है, छत्तीसगढ़ में अगर राजनीति में चुनाव प्रबंधन का अगर कोई सबसे बड़ा मास्टर है छत्तीसगढ़ का, सभी राजनीतिक दलों में छत्तीसगढ़ की राजनीति का, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का, तो वह है ब्रजमोहन अग्रवाल चुनावी प्रबंधन के दृष्टिकोण से। दूसरा, ब्रजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता न केवल रायपुर दक्षिण विधानसभा बल्कि न केवल रायपुर जिला बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में है, और रायपुर तो है ही उनका घर है। तीसरी बात एक कि उनकी लोकप्रियता केवल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अलग भी जो अन्य राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, उसमें भी उनकी अपनी लोकप्रियता है, उसमें भी उनकी अपनी पहचान है, उनमें उनकी अपनी साख है। और इस सब के बावजूद अगर पिछले विधानसभा चुनाव का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो रायपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत जो 7 विधानसभा सीट आती है वो 7 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो जितने भी समीकरण है वो सभी समीकरण के दृष्टिकोण से ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन ये कहा भी जा सकता है। लेकिन अगर ये न कहे तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट में अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से सबसे सुरक्षित सीट, सबसे मजबूत सीट अगर कोई हो सकती है तो वो रायपुर है। जी, सबसे सुरक्षित सीट रायपुर आप बता रहे हैं, लेकिन अगर 2019 लोकसभा चुनाव की अगर जो बात की जाए
तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी को 7.65% की इनके मतों में बढ़ोतरी हुई है और वहीं कांग्रेस और बसपा के मतों में गिरावट आई है, कमी देखी गई है। ऐसे में ऐसा 2019 की तरफ हम आपको ले चलेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस समय रायपुर में ऐसा क्या हुआ, रायपुर में 2019 में क्या हुआ था कि 7.65% की बढ़ोतरी दर्ज कर दी गई बीजेपी के वोट में। देखिए, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो आंकड़े पिछले लोकसभा चुनाव के जी। पिछले लोकसभा चुनाव की भी बात अगर हम कर ले तो देखिए, रायपुर राजधानी से लगा हुआ सीट है और सामान्यतः ये माना जाता है कि जो शहरी वोट बैंक है उस पर भारतीय जनता पार्टी का ना एक कब्जा होता है, उसको शहरी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती है। लेकिन चूंकि राजधानी रायपुर है, रायपुर शहर है, रायपुर लोकसभा सीट है और रायपुर शहर के सराउंडिंग्स जो 3 विधानसभा सीट आती है वो रायपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है। तो जाहिर सी बात है कि रायपुर से जो मैसेज फ्लो होता है, रायपुर से जो मैसेज निकलता है उसका असर पूरे रायपुर लोकसभा क्षेत्र में और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा सीटों पर पड़ता है। और यही वजह है कि आपने देखा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो है विधानसभा, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के पास यहाँ पर जैसे अभनपुर की सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी, रायपुर उत्तर की सीट कांग्रेस पार्टी की थी, रायपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस पार्टी की थी। इसके अलावे जो है बलौदा बाजार की सीट जो है वो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के पास थी। तो इस तरीके से इसके अलावा धरतीपा की सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। तो पिछले बार कांग्रेस पार्टी के पास विधानसभा की सीटें थी, बावजूद इसके लोकसभा सीट में आपने देखा कि एकदम जो है अलग हो गया परिणाम और उस परिणाम में जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्लस में चला गया और बाकी माइनस हो गई, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे के आधार पर वोट हो रहे थे और उसमें जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं काम नहीं किए और राष्ट्रीय मुद्दों पर लोगों ने वोट किया। विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार पूरे विधानसभा सातों के सातों विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। इस बार क्या लगता है कि क्या जो है इस बार जी, क्या इस बार क्या लगता है कि क्या केंद्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहेंगे या क्षेत्रीय मुद्दे भी इस पर असर डाल सकते हैं इस लोकसभा सीट पर? अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि पिछली लोकसभा सीट में जो केंद्रीय मुद्दे थे यानी कि जो नेशनल मुद्दे थे उस पर आप बता रहे हैं कि वोटिंग हुई थी काफी, लेकिन इस बार क्या होगा, क्या संभावनाएं जताई जा सकती हैं? क्या क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी हो सकते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि जो रायपुर लोकसभा सीट का जो चाहे समीकरण की बात कर ले, चाहे प्रबंधन की बात कर ले, चाहे वोट बैंक की बात कर ले, चाहे विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसके विश्लेषण की बात कर लें, लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे जो मत प्रतिशत अलग अलग पार्टियों का था उसका विश्लेषण कर लें, सारे समीकरण एक जगह जाकर के स्पष्ट करते हैं पिछले चुनाव के कि जो विधानसभा चुनाव के जो वोट होते हैं वो अलग मुद्दे के आधार पर होते हैं और लोकसभा चुनाव के वोट अलग मुद्दे के आधार पर होते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के वोट ने इसको साबित किया है। इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है। इस बार चूंकि सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय मुद्दों पे अगर बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दों पे कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी अभी प्लस में है। भारतीय जनता पार्टी का बाकी अन्य जो गठबंधन है, चाहे इंडी गठबंधन की बात कर ले, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अकेले कांग्रेस पार्टी के, तो उसकी तुलना में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत दिखती है। तो पूरे ओवरऑल समीकरण के अगर दृष्टिकोण से हम बात करें तो रायपुर का समीकरण किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे, जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि सबसे मजबूत सीट अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की
कोई है जिसको भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि ये हमारी सबसे सुरक्षित सीट है, तो मुझे लगता है कि वो और कोई सीट नहीं छत्तीसगढ़ की, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी की लोकसभा की जो सीट है उसको हम कह सकते हैं कि सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित। जी जी। जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर जो बात करें 2019 की, तो कांग्रेस को यहां पर इनके मत प्रतिशत में गिरावट देखी गई है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस बार का क्या फिजा आपको लग रहा है कि क्या कांग्रेस के मत प्रतिशत में फिर गिरावट हो सकती है या फिर इसका लेवल कुछ सुधर सकता है? देखिए, इस बार की फिजा की जो आपने बात की, तो फिजा तो जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि फिजा पूरी तरीके से स्पष्ट है। स्पष्ट इसलिए है क्योंकि स्पष्ट वो करता है विधानसभा चुनाव का परिणाम, स्पष्ट वो करता है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, वो भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि अजय योद्धा रहे हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल। लगातार 8 बार उन्होंने जब से चुनाव वो लड़े तब से लगातार 8वीं बार वो जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के जमाने से, और कभी उनको पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ा। तो एक अपराधी योद्धा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि चुनाव प्रबंधन के वो माहिर माने जाते हैं राजनीति के, और जहां जो सबसे कठिन सीट भारतीय जनता पार्टी की होती है, अगर उसको जीतना होता है तो वहां पर ब्रिजमोहन अग्रवाल को भेजा जाता है, और ब्रिजमोहन अग्रवाल उसको जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते रहते। तो ऐसे योद्धा को जब उतार दिया गया है, विधानसभा का परिणाम का समीकरण आपके पक्ष में है और पूरे देश का माहौल जब मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो आप समझ सकते हैं कि फिजा क्या होगी। फिजा जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। अब हम रुख करेंगे अगली लोकसभा सीट की तरफ। छत्तीसगढ़ की जो अगली लोकसभा सीट है वो है रायगढ़, और रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब 2019 में लोकसभा सीट की क्या स्थिति रही है, हम आपको बता दें कि रायगढ़ लोकसभा सीट में बीजेपी को जो है 48.76% वोट मिले थे, और आपको बता दें कि कांग्रेस को यहां पर 43.87% वोट मिले थे। आप देख सकते हैं कि बहुत कम ही इस जो ये गोला जो दिख रहा है, ये जो पाई दिख रही है, इसमें बहुत ही कम ही अंतर दिख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के वोटों में, और बसपा जो है वो 1.97% वोट यहां पर प्राप्त की है। तो आप ये देख सकते हैं यहां पर अगर जो बात करें प्रत्याशियों की, तो बीजेपी से गोमती साई, यहां पर गोमती साई चुनाव मैदान में थी, कांग्रेस से लालजी सिंह राठिया चुनाव मैदान में थे, और बसपा से मासूम कुजूर चुनाव मैदान में थे। तो ये हम आपको 2019 की ये पाई चार्ट के माध्यम से किस पार्टी को कितने वोट मिले थे ये हमने आपको बताया। अब किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत जो हैं ज्यादा मिले थे 2014 से और किनको कम मिले थे 2014 से, ये हम कॉलम चार्ट के द्वारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कॉलम चार्ट के द्वारा हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि कॉलम चार्ट के द्वारा कि किसको कितने प्रतिशत की मतों का लाभ हुआ था और कितने को हानि हुई थी। तो यहाँ बीजेपी हानि में दिख रही है। रायगढ़ में 2019 के लोकसभा चुनाव में 4.40% का हानि है, कांग्रेस को 8.10% का लाभ दिख रहा है, और बसपा को भी यहाँ पर 0.21% का हानि दिख रही है। यहाँ पर रायगढ़ की ये स्थिति थी। तो रायगढ़ में राधेश्याम राठिया जो तो इस लोकसभा सीट की क्या इस समय की स्थिति है और किन किन चुनौतियों का सामना राधेश्याम राठिया को करना पड़ सकता है, जिज्ञासा चंद हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इसका जवाब वो वही देंगी। तो जिज्ञासा चंद, हम जानना चाहेंगे आपसे कि रायगढ़ की जो सीट है, रायगढ़ लोकसभा की सीट, इस पर राधेश्याम राठिया जी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इनको?
देखिए, राधेश्याम राठिया जो है वो पहले भी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी जो है धर्मजगढ़ के विधानसभा क्षेत्र से कर चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही विश्वास करते हुए राधेश्याम राठिया को अपना जो है रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का जो है प्रत्याशी बनाया। राधेश्याम राठिया जो है जिन्हें राजनीति में 35 वर्षों का जो है लंबा अनुभव राजनीति के क्षेत्र में जो है रह चुका है उनके लिए। और बता दें कि रायगढ़ एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां छत्तीसगढ़ बनने के बाद अभी तक कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना एक भी वोट नहीं पाई है और एक बार भी यहाँ लोकसभा चुनाव नहीं जीती है। तभी जब से छत्तीसगढ़ बना तब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है। और बता दें कि स्वयं विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वह स्वयं 4 बार रायगढ़ लोकसभा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। और ये ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जब छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक बार भी कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई और एक बार भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाई। इसलिए ऐसे में हो सकता है कि इस बार भी जो है राधेश्याम राठिया को इसका जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में जो है जिस तरह से रायगढ़ जिले में अपना दबदबा कायम रखे तो राधेश्याम राठिया को भी इस पर जो है लाभ मिल सकता है और इस बार भी जो राधेश्याम राठिया है वो जीत सकते हैं। और यहाँ जाति चुनावियों का सामना जो राधेश्याम राठिया को जो है नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ये जो लोकसभा क्षेत्र है रायगढ़ लोकसभा वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में हमें लगता है कि राधेश्याम राठिया को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से वे जीत सकते हैं क्योंकि आने वाले जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से जो है यहाँ कांग्रेस एक बार भी नहीं जीती, भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा है। और वर्तमान में भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गोमती साय जिन्होंने भारी बहुमत से जो लोकसभा का चुनाव जीता था और वे अभी वहां से जो रायगढ़ लोकसभा से जो है सांसद रही है गोमती साय। और इसके बाद अब लालजी सिंह राधेश्याम राठिया पर जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विश्वास करके इन्हें जो यहाँ का प्रत्याशी रखा और जो 33 सालों का जो ये राजनीति का लंबा अनुभव रहा है उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में राधेश्याम राठिया की ओर से मिल सकता है। जी जिज्ञासा, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में गोमती साय को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया था, लेकिन क्या कारण रहा है कि गोमती साय का पत्ता कट गया और यहाँ पर राधेश्याम राठिया को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा? देखिए, जो गोमती साय है और वो विधायक बन चुके, वो पत्थलगांव से विधायक के चुनाव जीत चुके। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जो है सांसदों को भी उतारा तो उसमें गोमती साय भी जो है मौजूद थी और गोमती साय ने पत्थलगांव से जो है दावेदारी की और जो गोमती साय है वो जो पत्थलगांव से अब विधायक रह चुके और वो विधायक जैसी ही बनी उसके बाद उन्होंने जो है लोकसभा की जो रायगढ़ की सीट वहां से पहले ही दिया तो उसके बाद जो है उन्होंने विधायक की जो है शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले अपना सांसद का जो सांसद थी रायगढ़ लोकसभा को पहले इस्तीफा सौंपा था। उसके बाद वो जो है विधानसभा में विधायक की दावेदारी की। इसलिए जो है अब नए चेहरे पर जो है मुहर लगाना भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ही नीति रही है। इसलिए अब जो है उन्हें किनारा करते हुए और नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी लगातार मौका देती है जो उनकी पुरानी नीति रही। और राधेश्याम राठिया जो 33 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे, एक लंबा अनुभव है उन्हें राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर निर्वाचित हो चुके और कई पदों को बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी के साथ जो राधेश्याम राठिया निभा चुके। इसलिए गोमती साय को इस हकीकत न देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने काफी उम्मीदों और विश्वास के साथ राधेश्याम राठिया को जो है रायगढ़ लोकसभा तक प्रत्याशी बनाया। जी जिज्ञासा, यहाँ पर मुद्दे क्या चल सकते हैं, क्या मुद्दे हो सकते हैं, किन किन योजनाओं का लाभ मिल सकता है इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को? देखिए, देख सकते हैं कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 20 वादे जो छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे अब से वो अपनी सरकार बनने के बाद जो है लगातार धीरे धीरे करके पूरी करती जा रही। सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक में जो है किसानों को बोनस दिया था और 18 लाख जो आवास गरीबों को देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवासों का पैसा भी जो उन्होंने ट्रांसफर किया था। उसके बाद जो महतारी वंदन योजना पर भी मुहर लग चुकी है। तो ये सब का फायदा जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मिल सकता है। और जो राधेश्याम राठिया है उनसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी इस जो लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपनी दावेदारी करके आई और जीत हासिल करके आई है।
और जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, जितने भी मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी बखूबी से उन्हें ले रही है, गंभीरता से ले रही है। और आज जो कैबिनेट की बैठक में कोई नई मोहर जो है लग सकती है, जिसका जो लाभ है लगातार कैबिनेट की बैठक साइज सरकार की मौजूदगी में जो है ली जा रही है। और लगातार हर कैबिनेट की बैठक में कोई न कोई फैसले जो जनता से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी ले रही है। और जनता को जो है जो वादे किए थे उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान, तो सभी धीरे धीरे पूरे करते जा रही है। तो इन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी वादे जो है भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट की बैठक में कर रही है। इससे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वे सभी को भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही गंभीरता से ले रही है। कैबिनेट मंजूरी भी दी जा रही है। तो इन सभी का लाभ जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से मिल सकता है। और हम आपसे करना चाहेंगे, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की क्या अभी स्थिति वहां पर दिख रही है इस लोकसभा सीट पर? देखिए, पिछले बार कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में गोमती साई के खिलाफ लालजी सिंह राठिया को खड़े किया था। उनके बाद जो है लालजी सिंह राठिया को करारी हार का जो है सामना करना पड़ा था। उसके बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो 11 प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, उनके सीट आने के बावजूद अब 1 हफ्ता होने को है, लेकिन कांग्रेस की अब तक एक भी लिस्ट जो है लोकसभा चुनाव में नहीं आई है। इससे लगातार उम्मीदें बनाई जाए कि आखिर इस बार अब राधेश्याम राठिया के सामने कांग्रेस काफी किस प्रबल दावेदार को जो है अपना प्रत्याशी बना सकती है, जो राधेश्याम राठिया को लोकसभा कल का। और लगातार कांग्रेस के जो दिग्गज नेता वे लगातार दिल्ली की बैठकों में जा रहे हैं। दिल्ली की बैठक में और परसों ही जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी के दीपक बैज जो दिल्ली के दौरे पे थे, वहां अपने उन्होंने आला कमान जो है चर्चा की। और उनका कहना है कि जल्द ही जो हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है, जल्द ही हम सारे 11 लोकसभा के भी प्रत्याशी सबके नाम घोषित कर देंगे। लेकिन अब इसी का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कांग्रेस किस प्रबल और दिग्गज दावेदार को जो है राधेश्याम राठिया का जो विपक्षी बनाती है, उसके सामने खड़े करती है, जिससे इस बार कम से कम 36 दल बनने के बाद अब तक वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है। तो क्या आने वाले समय में किस प्रबल दावेदार कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है, जो राधेश्याम राठिया को जो है करारी हार दे दे और 36 दल बनने के बाद पहली बार अपनी सरकार जो है लोकसभा की सीट वहां से जीत सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए जिज्ञासा चंद्र। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि बीजेपी के जो योद्धा हैं राधेश्याम राठिया, इनको रायगढ़ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी कि अपना योद्धा बनाया है। और इस पर इनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती थी, इस पर तमाम जानकारी दे रही थी हमारी संवाददाता जिज्ञासा चंद्र। अब हम रुख करेंगे अगली लोकसभा सीट का, राजनांदगांव। राजनांदगांव की जो लोकसभा सीट है, हम इसकी तरफ रुख करेंगे और 2019 की जो स्थितियां हैं हम इस पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। लोकसभा सीट है 2019 की स्थिति हम आपको बता रहे हैं पाई चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर बीजेपी को 50.68% वोट मिले हैं 2019 में, कांग्रेस को 42.11% वोट मिले हैं और बसपा को 1.31% वोट मिले हैं। तो ये स्थितियां हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से प्रत्याशी कौन कौन से थे, तो थोड़े से कोने में आपको देखना पड़ेगा। कोने में देखिए, यहाँ पर 3 प्रत्याशियों के नाम है, संतोष पांडे बीजेपी से, और कांग्रेस से भोलाराम साहू और बसपा से रविता लाकड़ा ध्रुव। ये जो हैं ये चुनाव लड़े थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब हम बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में किस पार्टी को 2014 से ज्यादा मत मिले और किस पार्टी को 2014 लोकसभा चुनाव से कम मत मिले। तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब कॉलम चार्ट के माध्यम से, ये कॉलम चार्ट आ गया। बीजेपी को 3.93% का नुकसान हुआ था और फिर भी बीजेपी यहां से विजयी हुई थी। कांग्रेस को 7.52% की बढ़ोतरी मिली थी। बसपा को भी 0.43% का नुकसान हुआ था। यानी कि अगर जो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी को नुकसान हुआ था 3.93% का, कांग्रेस को 7.52% का फायदा हुआ था, बसपा को 0.32% का नुकसान हुआ था।
अगर जो बात करें इस समय बीजेपी के प्रत्याशी की, तो बीजेपी प्रत्याशी इस समय संतोष पांडे हैं और 2019 में भी संतोष पांडे थे। आप कोने में देख सकते हैं 2019 में संतोष पांडे बीजेपी से थे, जीते थे। बीजेपी को थोड़ा बहुत मतों का नुकसान हुआ था 2014 से, लेकिन इस बार जो है मतों का नुकसान होने के बाद भी संतोष पांडे यहाँ पर जीते हुए थे, यहाँ पर जीते थे संतोष पांडे। एक बार फिर बीजेपी ने इनको रिपीट किया है। तो हम पाई चार्ट के माध्यम से एक बार फिर 2019 का हम ग्राफ दिखाएंगे, पाई चार्ट दिखाएंगे। हम पाई चार्ट दिखाएंगे। संतोष पांडे को यहाँ पर 50.68% वोट मिले थे और कांग्रेस को 42.11% यानी भोलाराम साहू को 42.11% वोट मिले थे और बसपा को 1.31% वोट मिले थे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो 7.52% की बढ़ोतरी कांग्रेस के मतों में हुई थी, लेकिन फिर भी वो ये जीत नहीं सके और यहाँ से बीजेपी के संतोष पांडे विजयी हुए थे। बीजेपी राजनांदगांव से संतोष पांडे को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतार रही है। तो राजनांदगांव से संतोष पांडे को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो राजनांदगांव से एक बार फिर संतोष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा गया। संतोष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा गया था। बीजेपी जो है इनको, जो संतोष पांडे हैं, बीजेपी से इनको जो मत मिले थे 50.68%। अगर जो मतों की बात करें तो इनको 6,62,387 मत मिले थे, यानी कि वोट मिले थे। और वहीं कांग्रेस को 5,50,441 वोट मिले थे। बसपा की बात करें तो इनको 17,145 वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, राजनांदगांव लोकसभा। तो ये 2019 की स्थिति थी। अब हम अगले लोकसभा की ओर ध्यान देंगे, अगले लोकसभा की ओर चलेंगे। जो बीजेपी के योद्धा हैं, यहाँ पर सरगुजा की हम बात करेंगे, सरगुजा लोकसभा सीट की हम बात करेंगे। चिंतामणि महाराज को बीजेपी ने यहाँ से उतारा है, अपना योद्धा बनाया है। चिंतामणि महाराज को यहाँ पर बीजेपी ने अपना योद्धा बनाया है। अगर जो बात करें चार्ट की तो 2019 के चार्ट को आप देख लीजिए, यहाँ 51.92% वोट जो है इनको मिले हैं बीजेपी को। वहीं कांग्रेस को जो मिले हैं 39.5% वोट और बसपा को मिले हैं 0.37% वोट। लेकिन यहाँ पर यह चीज देखने वाली बात है कि बसपा तीसरे नंबर पर नहीं है, यहाँ पर जो बसपा है ये चौथे नंबर पर है। हालांकि हम इस पाई चार्ट में 3 ही पार्टियों का जिक्र किए हैं और जो नाम यहाँ पर आप कोने में देख रहे होंगे, यहाँ 4 नाम हैं। तो ये 4 नाम किसके हैं हम आपको बता देते हैं कि पहला नाम जो है वो बीजेपी का है, रेणुका सिंह का, और दूसरा नाम कांग्रेस के खेलसाय सिंह का है, जीजेपी का आशा देवी पोया। यानी जीजेपी जो यहाँ पर तीसरी पार्टी बनकर के उभर करके आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो जीजेपी ने आशा देवी पोया को ये टिकट दिया था और बसपा से माया भगत थी। यानी कि ये जो 4 नाम हैं, ये सबसे अंतिम जो नाम है ये बीएसपी का है और बीजेपी का रेणुका सिंह जो, और कांग्रेस की हैं, कांग्रेस की खेलसाय सिंह, जबकि जीजेपी आशा देवी। ये 4 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। अब हम 2019 के लोकसभा चुनाव में किन पार्टी को कितने प्रतिशत वोट में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, ये हम दिखा रहे हैं। बीजेपी को 2.53% की बढ़ोतरी देखी गई, कांग्रेस को 2.6% की बढ़ोतरी देखी गई। यानी कि दोनों की जो बढ़ोतरी है लमसम ठीक ही है। और यहाँ पर बसपा की अगर जो बात करें तो 3.37% जो है यहाँ पर घाटा हुआ है। तो ये चीज हमने आपको दिखाया कि यहां पर किसको कितना घाटा हुआ है।
किसको कितना घाटा हुआ है ये हम आपको बता दिए। और बीजेपी को और कांग्रेस को यहां पर फायदा हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब यहां से चिंतामणि महाराज यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के योद्धा हैं। तो हम अपने संवाददाता से जानेंगे कि इनके सामने चुनौतियां क्या आएंगी। तो सबसे पहले अजहर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर अंसारी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिंतामणि महाराज को सरगुजा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इनके सामने चुनौतियां क्या आ सकती हैं? आपको बता दूं, सरगुजा लोकसभा से जो अभी सीटों का वितरण हुआ है उसमें बीजेपी ने अपने लिए चिंतामणि महाराज को आगे किया है और उनके नाम का ऐलान किया है, जो कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हुए थे और वो अभी बीजेपी ज्वाइन किए और उनको टिकट मिल गया है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा बात है। परंतु बीजेपी के लिए चुनौती की बात है कि अभी उनके अंदर में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं कि ये अभी कांग्रेस से बीजेपी में आया और इनको टिकट दे दिया गया। तो इसके लिए थोड़ा चिंता बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। परंतु यहाँ अभी प्रभारी जो सरगुजा के हैं वो आए हुए थे, दयाल दास बघेल जी, उन्होंने कहा है कि हम अपने कार्यकर्ता करेंगे और उन्हें समझा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि कार्यकर्ताओं को समझा लेंगे, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनमुटाव जो है अभी बना हुआ है। कुल मिलाकर के आपके कहने का तात्पर्य है कि सरगुजा से अगर जो चिंतामणि महाराज को उतारा गया है तो वो कांग्रेस से आए हैं, अभी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से आए हैं, अब लोकसभा में उनको टिकट दे दिया गया। इससे कुछ दिक्कतें, यानी कि अंदरूनी दिक्कतें ये हैं, अंदरूनी बीजेपी की अंदरूनी दिक्कतों के बारे में आपने बताया है कि इन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ सकता है और पड़ रहा है अभी हालांकि। लेकिन बाहरी क्या चुनौतियां उनको मिल सकती हैं इस लोकसभा क्षेत्र में? बाहरी जी देवेंद्र, बाहरी चुनौतियां तो ऐसा कुछ नहीं है, परंतु कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और बीजेपी ने पहले विधानसभा में भी पहले अपने प्रत्याशी कर दिया, प्लस पॉइंट है। और अभी चिंतामणि महाराज की स्थिति जहां अपने सरगुजा से अच्छी ही है। जी, सरगुजा से अभी बीजेपी की स्थिति अच्छी है, बाहर कुछ खास चुनौतियां नहीं है। जातीय समीकरण क्या कहते हैं यहाँ पर? जातीय समीकरण क्या है? जातीय समीकरण देवेंद्र, यहाँ पे जिसके हिसाब से टिकट मिला है वो उनके हिसाब से चिंतामणि महाराज के पक्ष में ही है जातीय समीकरण। जी, जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र की योजनाएं हो या फिर स्टेट की योजनाएं हो, राज्य की योजनाएं हैं, इनका क्या असर हो सकता है? जी, अभी आपको बता दूं देवेंद्र, ये जो महतारी वंदन योजना उसको लेकर के महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और उससे और जो योजनाएं हैं उसका बहुत लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां महतारी वंदन योजना जितना भरना था फॉर्म उससे कई ज्यादा भराया है और महिलाओं में काफी उत्साह है। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। जी, बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर जो किसानों की बात करें तो उनकी क्या समस्याएं हैं? क्या बीजेपी समाधान कर पाने में सक्षम हो पाई है या नहीं हो पाई है? क्या किसानों का क्या रुख है? क्या सोचते हैं किसान? किसानों का एक तबका तो बीते खुश नजर आता है, क्योंकि उनकी मांगे जो है एमएसपी की वो लगातार यहाँ भी नेता चर्चा करते हुए नजर कि भाई बीजेपी ने जो घोषणा किया था धान खरीद केंद्र का, धान खरीदी वगैरह था, वो मिला करके मिल नहीं रहा है, उससे नाराज नजर आ रहे हैं किसान। जी, नाराज नजर आ रहे हैं किसान। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप जुड़े और हमसे बातचीत किए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रुख करेंगे अगली लोकसभा सीट का। अगली जो लोकसभा सीट है वो है कांकेर लोकसभा सीट। कांकेर लोकसभा सीट, जहां से भोजराज नाग को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की ओर थोड़ा सा रुख करेंगे। 2019 की लोकसभा के चुनाव की तरफ रुख करेंगे। सियासी सफर हम कई बार चला चुके हैं, इसलिए हम इसे अब चलाना उचित नहीं समझते। तो हम लोकसभा चुनाव 2019 की तरफ सफर की तरफ अपना
रुख करेंगे। लोकसभा सीट का नाम कांकेर और यहाँ पर बीजेपी को आप देख सकते हैं कि 47.12% वोट मिले हैं, कांग्रेस को 46.53% और आईएनडी को जो है आईएनडी को 0.99% और बसपा को 0.87% वोट मिले हैं। ये ग्राफ के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको कांकेर का। और यहाँ पर जो है चुनाव अगर जो देखा जाए चुनाव के प्रत्याशी तो मोहन मंडावी बीजेपी से और वीरेश ठाकुर जो है ये कांग्रेस से, नोटा भी है इसमें, आईएनडी से हरि सिंह सिदार और बसपा से सूबे सिंह धुरवा, ये हैं प्रत्याशी। अब हम इनको दिखाएंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किसको लाभ मिला था, यानी कि प्रतिशत जो 2014 से 2019 में किसको कितने प्रतिशत का फायदा हुआ था और किसको कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ था, ये हम दिखाएंगे कॉलम। तो ये लगातार हम दिखा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 की ये बातें। लोकसभा सीट का नाम कांकेर और ये जो कॉलम के माध्यम से हम जो दिखा रहे हैं ये पाई चार्ट के माध्यम से अब हम इसको दिखा रहे हैं। ये पाई चार्ट भी आ गया। लोकसभा सीट कांकेर किन पार्टियों को कितने प्रतिशत मत मिले हैं हम ये बता चुके हैं। अब हम दूसरा ग्राफिक्स दिखाना चाहते हैं कि किन पार्टियों को कितने प्रतिशत मत का नुकसान हुआ है या लाभ हुआ है। तो आपको दिखा दें ये चीज आपको आपके सामने है, ये ग्राफ आपके सामने है। बीजेपी 1.37% और कांग्रेस 4.24% और नोटा को 0.86, यानी कि जो ग्राफ के कॉलम है वो गलत बने हैं। अगर कांग्रेस का कॉलम ज्यादा बड़ा बना होता तो बेहतर होता, इसे हटा दीजिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2019 की क्या स्थिति है। और मैंने आपको बताया पाई चार्ट के माध्यम से ये भी बताया कि किसको क्या प्रतिशत कितने प्रतिशत वोट मिले हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश राव जुड़ चुके हैं। जी महेश, हम जानना चाहेंगे कि भोजराज नाग को बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है, तो सबसे पहला सवाल, जैसे सभी लोकसभा सीटों पर हम सवाल पूछते आ रहे हैं, वही सवाल आपसे भी दोहराएंगे कि इनके सामने चुनौतियां क्या आ सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जो बीजेपी का जो ग्राफ है जो वो यहाँ पे बस्तर में बढ़ चुका है। अब अभी पिछले विधानसभा पे अगर अपन नजर डालें तो जिसमें 11 विधानसभा में 8 विधानसभा में चुनाव जीतकर आए हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। हालांकि भोजराज नाग को यहाँ पे कांकेर से प्रत्याशी बनाया गया है और अभी तक कांग्रेस ने अभी तक कोई पत्ता नहीं खोला है और अभी भी यहाँ पे चश्मदीद, मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में घमासान जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जो बीजेपी ने जो रणनीति जो सही की है तो उसको यहाँ पे बीजेपी को फायदा होते हुआ नजर आ रहा है। जी बीजेपी को तो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो प्रत्याशी हमारे भोजराज नाग जी हैं, इनको क्या किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस क्षेत्र में? क्या समस्याएं इनके सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल बता दूं कि उस पूरे इलाके में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। क्योंकि भोजराज नाग एक पुजारी आदिवासी वर्ग से हैं और एक कद्दावर आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं। लोकसभा कांकेर की बात करें तो उनको पूरा फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है और वहां के विधायकों ने भी अभी बाजी मारी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को यहाँ पे फायदा होगा। जी, यानी कि बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है आपको। लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने 2019 में मोहन मंडावी को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा था और वो विजयी भी हुए थे।
इनको हटाने के पीछे और भोजराज नाग को यहाँ पर प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे के गणित क्या हैं? जी बिल्कुल। अब देखिए, मोदी जी का जो मामला है पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ या पूरे हिंदुस्तान में देखें तो ये नए चेहरों को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जा रहा है ना। तो उसी के एवज में एक कहा जा सकता है कि इनको एक आदिवासी कद्दावर नेता जैसे उनको यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया गया है। जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि कांकेर ये जो लोकसभा सीट है, इस पर आदिवासी वर्ग जो है ये किसकी तरफ रुख करता हुआ आपको दिख रहा है? जी मैं बात करूं कि ये पूरा बस्तर जो वो बढ़ सकता है। तो और इसका रणनीति कर सकता है कि नए चेहरों को यहाँ पे जो उम्मीद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कि आप हमसे जुड़े और इतनी जानकारी दी। अब हम रुख करेंगे दूसरे लोकसभा सीट की ओर। ये दूसरा जो लोकसभा सीट है जो हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं, ये है महासमुंद। यहाँ पे रूपकुमारी चौहान चुनाव मैदान में है। अब महासमुंद में 2019 में क्या स्थिति रही है, इसको पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा सीट महासमुंद में बीजेपी को 50.44% वोट मिले थे। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी जिसको 43.06% वोट मिले थे। वहीं आईएनडी जो है चौथे नंबर पर रही है। हालांकि नोटा तीसरे नंबर पर रहा है, लेकिन इसका जिक्र हमने नहीं किया इस पाई चार्ट में। तो आईएनडी को 1.27% वोट मिले थे, यानी कि चौथे नंबर पर। अगर जो कोने में थोड़ा सा देख लें आप, तो यहाँ पर प्रत्याशियों के जो हैं, प्रत्याशियों के नाम साफ हो जाएंगे। जो प्रत्याशियों के नाम हैं, बीजेपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे चुन्नीलाल साहू, और कांग्रेस से धनेंद्र साहू, और आईएनडी से देवेंद्र सिंह ठाकुर, ये तीन नाम जो हम आपको बता रहे हैं, ये यहाँ से चुनाव लड़े थे। अब ये भी देख लेते हैं कि 2019 में 2014 के मुकाबले इस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट जो है वो नफा हुआ था या नुकसान हुआ था। तो बीजेपी को 5.9% की वृद्धि हुई थी इनके वोटों में। कांग्रेस को नुकसान हुआ था 1.34% का, और आईएनडी को 0.52% का इजाफा हुआ था इनके वोट में। तो ये हम चार्ट आपको दिखा रहे हैं। ये जो कॉलम है ये बता रहे हैं कि 2019 में किस पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव से कितने प्रतिशत ज्यादा वोट मिले। इस लोकसभा सीट के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हैं। महासमुंद पे हम चर्चा कर लें। सवाल वही है कि रूपकुमारी चौधरी के सामने क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इनको इस महासमुंद सीट पर। देखिए, महासमुंद सीट को अगर आप देखेंगे तो महासमुंद सीट पर जो है जो टोटल समीकरण है उसमें दोनों के बीच, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में अच्छा खासा मुकाबले के आसार कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कि अपर एज अगर जिसके पक्ष में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब नहीं है। रूपकुमारी चौधरी देश सरदार नेत्री रही है और राजनीति से लंबा उनका वास्ता रहा है। उनके लोगों का लाभ देखते हुए, उनके जो पिछला राजनीतिक कैरियर रहा है उसको देखते हुए उनको टिकट दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि अन्य सीटों की तरह महासमुंद की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रहेगी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही महासमुंद सीट का कब्जा है। महासमुंद सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद अभी जीते हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वहाँ पर जो मौजूदा सांसद थे उनका टिकट काट चौधरी को टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो यहाँ सीट को जीतने में कामयाब होगी। जी, जातीय समीकरण यहाँ पर क्या कहते हैं?
देखिए, जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे तो महासमुंद में ओबीसी का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा है, और कुर्मी समुदाय जो है उसका वोट बैंक महासमुंद सीट पर ज्यादा है। और इसको देखते हुए कोशिश रहती है कि कुर्मी बहुल वोट जो है, ओबीसी बहुल वोट जो है, उसका कहीं ना कहीं उस पर फोकस किया जाए। दोनों ही राजनीतिक दल जो छत्तीसगढ़ में मुकाबला रहता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो दोनों ही दलों की कोशिश ये रहती है कि ओबीसी वोट बैंक को साध दिया जाए, और ओबीसी वोट बैंक को साधने में जो पार्टी सफल हो पाती है वही जो है वो चुनाव जीत पाती है। जी, जहां तक इस चार्ट में ये साफ साफ दिख रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मत प्रतिशत में नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले। क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान ज्यादा झेलना पड़ सकता है या कुछ परिस्थितियां बन पाएंगी? देखिए, जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं लोकसभा चुनाव में। और देश भर का जो माहौल है अभी, खासकर राम मंदिर निर्माण के बाद और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, उसमें जो देश भर में एक माहौल लगातार बीजेपी के पक्ष में बन रहा है, उसके मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि महासमुंद सीट पर भी जो बीजेपी का वोट है वो शेयर जो है वो ज्यादा रहेगा तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के। और कांग्रेस निश्चित तौर पर कोशिश करेगी या कि वो जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, विधानसभा में भी कम हुआ है, उसको मैनेज करे। लेकिन मुझे लगता है कि अपर एक जो है भारतीय जनता पार्टी का। जी, अगर जो पिछली सरकार की बात करें, जो राज्य में सरकार थी कांग्रेस की, उसके समय बेरोजगारों का एक प्रदर्शन हुआ था। अब एक तरह से कहा जा सकता है न प्रदर्शन उन्होंने किया था। बेरोजगारों का रुख क्या है, उनका मन क्या है इस लोकसभा सीट पर अगर जो देखा जाए तो? देखिए, युवाओं और बेरोजगार की बात की जाए तो युवा और बेरोजगार जो हैं वो भी लगातार जो है, अगर पिछली सरकार की तुलना की बात की जाए, पिछली सरकार में बहुत सारे वादे युवाओं को किए गए थे, लेकिन वो वादे उस तरीके से पूरे किए गए। नए सरकार ने भी बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा वादे पूरे हुए हैं ऐसी बात नहीं है। केवल जो पीएससी घोटाले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी घोषणाएं हो गई, बहुत में करीब 40,000 नए नौकरियों का ऐलान जरूर हुआ है, और वो नए नौकरियों का ऐलान हुआ है जिसमें शिक्षकों के 33,000 पद है, और शिक्षा विभाग के करीब 5,000 पद है, पुलिस विभाग के अन्य पद है, और बाकी अन्य विभागों के पद है। ये अगर युवाओं में अपील करेगी, पीएससी हमें जो पारदर्शिता लाने की कवायद बीजेपी के द्वारा की जा रही है वो अगर अपील करेगी तो मुझे लगता है कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अब हम रुख करेंगे बस्तर लोकसभा की, जहां पर उम्मीदवार महेश कश्यप बीजेपी की तरफ से हैं। बीजेपी के योद्धा महेश कश्यप यहां पर हैं। 2019 की पहले बातचीत कर लें, चर्चा कर लें, देख लें कि क्या स्थितियां थी यहाँ पर इस लोकसभा सीट की। तो लोकसभा सीट बस्तर, यहाँ पर बीजेपी को, यहाँ पर कांग्रेस को विजय मिली थी और इसको 44.10% वोट मिले थे। बीजेपी को 39.83% और नोटा शायद यहाँ चौथे स्थान पर था 4.56% वोट लेकर के। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो कांग्रेस बस्तर पर विजयी रही है, यानी कि 11 लोकसभा सीटों में जो 2 लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी वो एक बस्तर की ही थी। तो बस्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को 44.10% का वोट मिला था, बीजेपी को 39.83% और नोटा को 4.56% वोट मिला था। अगर प्रत्याशियों को देखें तो थोड़ा सा कोने में जाना पड़ेगा आपको, और वहां देख सकते हैं कि दीपक बैज यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बीजेपी से वैदुराम कश्यप
यहाँ पर प्रत्याशी थे। अब हम देखते हैं कि 2019 में 2014 के मुकाबले किसको नफा हुआ था मत प्रतिशत में और किसको नुकसान हुआ था। कॉलम के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये कॉलम यहाँ पर बीजेपी को 11.04% की बढ़ोतरी तो हुई थी और कांग्रेस के मत प्रतिशत में गिरावट भी आई थी 1.28% की। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि इतने प्रतिशत मत बढ़ने के बाद भी बस्तर में कांग्रेस ही विजयी रही है। ये बड़ी बात है कि मत प्रतिशत में 2014 के मुकाबले 2019 में बढ़ा तो है, लेकिन कांग्रेस का मत प्रतिशत यहाँ पर गिरा है। लेकिन कांग्रेस की यहाँ पर जो प्रत्याशी थे दीपक बैज, वो यहाँ पर सांसद चुने गए थे। अब बहुत से सवाल इस पर खड़े होते हैं, इस पर सवाल हम करेंगे। महेश राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। महेश, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बस्तर की जो सीट है, बस्तर लोकसभा की जो सीट है, यह सीट एक तरह से देखा जा सकता है कि 2019 में कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस के खाते में जाने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के वोटर्स होंगे, कांग्रेस की दबदबा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मत प्रतिशत में 7% का इजाफा हुआ, लेकिन कांग्रेस में 1 कुछ पॉइंट जो हैं ये मत प्रतिशत यहाँ पर गिरे थे, फिर भी कांग्रेस जीत गई थी। इस जीत का रहस्य क्या था? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें, सत्ता की चाबी जो होती है वो बस्तर से यहाँ पे तय होती है। लेकिन इस बार ये जो पिछले जो विधानसभा में चुनाव में जो मिला है, इसमें बीजेपी के वोट की जो प्रतिशत जो है वो बढ़ चुकी है। जी, हालांकि अभी महेश कश्यप को यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया गया है। जी, और ये महेश कश्यप बहुत ही पुराने मतलब संगठन से जुड़े हुए हैं और संघ संगठन से जुड़े हुए हैं, आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाले हैं। तो इसको लेकर बीजेपी ने उनको जी, ये अच्छी बात है कि बीजेपी ने इनको इस हिसाब से प्रत्याशी बनाया है। तो अगर जो मत प्रतिशत और भी बढ़ जाते हैं तो कांग्रेस को यहाँ मात दे सकती है और जो है बीजेपी यहाँ भी इस सीट पर भी कब्जा कर पाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए महेश। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये तो 11 सीटें थीं लोकसभा की छत्तीसगढ़ की, और इस पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार यानी कि अपने योद्धा उतार दिए हैं, घोषित कर दिए हैं। वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, ताल ठोक ली है। अब सामना करना है अपने प्रतिद्वंदी का। जैसे ही उनके प्रतिद्वंदी आएंगे उनसे उनका सामना होगा, लेकिन अपना दंड बैठक करना शुरू कर दिए हैं बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के योद्धा अपने चुनावी अखाड़े में। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जिनके सामने ये जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, आज हमने इस कार्यक्रम में ये बातें बताई कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, क्या क्या मुद्दे हावी हो सकते हैं और कहां कहां उनको परेशानियां हो सकती हैं। कई जगह पर यह देखा गया है कि बीजेपी को अपने खेमे से ही थोड़ी सी दिक्कतें हैं। जहां पर चिंतामणि महाराज उतरे हैं सरगुजा से, वहां पर थोड़े से, क्योंकि वो कांग्रेस से आए थे और इस तरह से कुछ सामने भी यानी कि बाहरी समस्याओं का भी सामना कुछ प्रत्याशियों को, कुछ योद्धाओं को करना पड़ सकता है। लेकिन इन सबसे में बड़ी बात यह देखी जा रही है कि अभी बीजेपी को सभी लोग बढ़त पे बता रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस भी जब अपने उम्मीदवार उतारेगी उसके बाद ये पता करना पड़ेगा कि वास्तव में मुकाबला कैसा होगा। फिलहाल बीजेपी के योद्धा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।